धारा 228 अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। यह धारा उन लोगों के बारे में है जो किसी अपराधी को बचाने के लिए सबूत मिटाते हैं या झूठी जानकारी देते हैं। मुख्य बातें। यह धारा अलग अलग स्थितियों में लागू होती है, लेकिन इन सभी का मुख्य उद्देश्य किसी अपराधी को सजा से बचाना होता है। पहला भाग, सबूत मिटाना, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। कौन करता है? कोई भी व्यक्ति। क्या करता है? वह यह जानता है या उसे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। फिर क्या करता है? उस अपराध के सबूत को गायब कर देता है या कोई झूठी जानकारी देता है। इरादा क्या होता है? उसका इरादा उस अपराधी को कानूनी सजा से बचाना होता है। सजा। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि छुपाया गया अपराध कितना गंभीर था। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, अगर छुपाया गया अपराध ऐसा था जिसमें अपराधी को मृत्युदंड, फांसी मिल सकती थी, जैसे हत्या, तो सबूत मिटाने वाले या झूठी जानकारी देने वाले को 7 साल तक का कारावास, कठोर या साधारण हो सकता है, और जुर्माना भी देना होगा। उदाहरण, किसी ने हत्या की है और आप जानते हुए भी उस हत्या के हथियार को कहीं छुपा देते हैं ताकि हत्यारा पकड़ा न जाए। यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय हो, अगर छुपाया गया अपराध ऐसा था जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास मिल सकता था, तो सबूत मिटाने वाले या झूठी जानकारी देने वाले को 3 साल तक का कारावास, कठोर या साधारण हो सकता है, और जुर्माना भी देना होगा। उदाहरण, किसी ने गंभीर धोखाधड़ी की है जिसमें आजीवन कारावास हो सकता है और आप उस धोखाधड़ी के दस्तावेज जला देते हैं। यदि अपराध 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय हो, अगर छुपाया गया अपराध ऐसा था जिसमें 7 साल से कम अवधि का कारावास मिल सकता था, तो सबूत मिटाने वाले या झूठी जानकारी देने वाले को उस अपराध के लिए निर्धारित सजा के 1/4 एक 4 तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, किसी ने चोरी की है जिसकी सजा 3 साल है और आप चोरी का सामान कहीं छुपा देते हैं ताकि चोर पकड़ा ना जाए। आपको अधिकतम 3,140 में 4 साल यानी 9 महीने की जेल हो सकती है। दूसरा भाग, यदि अपराधी को आश्रय दिया जाए, यदि पति या पत्नी अपराधी न हो। यह धारा का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बताता है कि अगर कोई अपराधी को जानते हुए भी आश्रय देता है, यानी उसे छिपने की जगह या मदद देता है ताकि वह सजा से बच सके। कौन करता है? कोई भी व्यक्ति जो अपराधी का पति या पत्नी न हो। पति या पत्नी को अपवाद माना गया है क्योंकि उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने साथी के खिलाफ काम करें। क्या करता है? किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देता है जिसे वह जानता है कि उसने अपराध किया है या जिसे पकड़ने से रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इरादा क्या होता है? उसे सजा से बचाना। सजा। इस मामले में भी सजा अपराधी के मूल अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है, जैसे कि ऊपर पहले भाग में बताया गया है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से कम की सजा। संक्षेप में, धारा 228 उन सभी कृत्यों को अपराध बनाती है जहां कोई व्यक्ति किसी अपराधी को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए जानबूझकर मदद करता है, चाहे वह अपराध से जुड़े सबूतों को मिटाकर हो, पुलिस को झूठी जानकारी देकर हो, या अपराधी को छिपने की जगह या अन्य सहायता प्रदान करके हो, जब तक कि वह व्यक्ति अपराधी का पति या पत्नी न हो। सजा उस मूल अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है जिसे छुपाने या जिससे बचाने की कोशिश की गई थी। धारा 239 अपराध की सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सूचना न देना, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। यह धारा उन लोगों के बारे में है जिन पर कानून द्वारा किसी अपराध के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते। मुख्य बातें। कौन है बाध्य व्यक्ति? इसमें मुख्य रूप से वे लोग शामिल होते हैं जो किसी सरकारी पद पर हों, जैसे पुलिस अधिकारी, ग्राम प्रधान या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, या जिन पर किसी विशेष कानून या नियम के तहत किसी अपराध की जानकारी अधिकारियों को देने की कानूनी बाध्यता हो।
वो कभी-कभी यह नागरिकों पर भी लागू हो सकता है यदि वे किसी गंभीर अपराध के बारे में जानते हैं और कानून उन्हें इसकी सूचना देने के लिए बाध्य करता है। हालांकि यह आम तौर पर पुलिस या न्यायिक अधिकारियों जैसे विशिष्ट व्यक्तियों पर अधिक लागू होता है। क्या होता है? वो कोई व्यक्ति जो यह जानता हो या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी अपराध को रोकने की संभावना है या किसी अपराध को करने का इरादा है या कोई अपराध हो चुका है, ओ और वह व्यक्ति कानून द्वारा बाध्य हो कि उसे ऐसे अपराध या इरादे के बारे में सार्वजनिक अधिकारियों जैसे पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। ओ लेकिन वह व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनल ओमिशन ऐसी जानकारी नहीं देता है या वह जानकारी देता है जो वह जानता है कि गलत है। इरादा क्या होता है? ओ उसका इरादा किसी अपराध को छिपाना या अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बचाने में मदद करना या न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना हो सकता है। सजा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जो साधारण या कठोर हो सकता है, जिससे बढ़ाया जा सकता है, या ला जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सजा की अवधि और प्रकार अपराध की गंभीरता और व्यक्ति की भूमिका पर निर्भर करेगा। आसान भाषा में कल्पना कीजिए कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि आपके इलाके में कोई गंभीर अपराध जैसे डकैती या हत्या होने वाला है या हो चुका है। कानून के तहत आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दें। लेकिन अगर आप यह जानकारी जानबूझकर छिपा लेते हैं या जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं ताकि अपराधी पकड़ा न जाए या अपराध पर पर्दा डाला जा सके, तो आप इस धारा के तहत अपराधी होंगे। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जिन लोगों पर अपराधों की सूचना देने की कानूनी जिम्मेदारी है, वे उसे ईमानदारी से निभाए ताकि अपराधों को रोका जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके। ये न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 240 किसी किए गए अपराध के विषय में झूठी जानकारी देना, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी अपराध के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, जिससे पुलिस या अन्य अधिकारी गलत दिशा में जांच करने लगें और न्याय की प्रक्रिया में बाधा आए। मुख्य बातें: एक, आप क्या करते हैं? आप किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप जानते हैं कि वह लोक सेवक को यह जानकारी देगा, कोई जानकारी देते हैं। 2, जानकारी कैसी होती है? वह जानकारी झूठी होती है। आप जानते हैं कि वह जानकारी झूठी है। आप जानते हैं कि वह जानकारी झूठी होने की संभावना है, यानी आपको पूरा यकीन न भी हो पर आपको संदेह है कि वह गलत है। 3, जानकारी किस बारे में होती है? यह जानकारी किसी अपराध के किए जाने के बारे में होती है। या किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किए जाने के बारे में होती है। 4, आपका इरादा क्या होता है? आपका इरादा यह होता है कि उस लोक सेवक को अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। और वह अपनी शक्ति का उपयोग उस व्यक्ति की क्षति, नुकसान या परेशानी के लिए करे जिसके खिलाफ आपने झूठी जानकारी दी है। सजा क्या है? ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश: कल्पना कीजिए कि आपने किसी पुलिस वाले को फोन किया और कहा, फलां आदमी ने चोरी की है, मैंने उसे देखा था, जबकि आपको पता है कि उस आदमी ने चोरी नहीं की और आपने यह बात सिर्फ उसे फंसाने या परेशान करने के लिए कही है। यह काम धारा 240 के तहत अपराध होगा। संक्षेप में, यह धारा उन लोगों को सजा देती है जो जानबूझकर पुलिस या अन्य अधिकारियों को किसी अपराध के बारे में झूठी खबरें देते हैं, जिसका मकसद किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसे परेशान करना होता है। ऐसा करने से जांच का समय और संसाधन बर्बाद होते हैं और न्याय की प्रक्रिया बाधित होती है। धारा 241 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश होने से रोकने के लिए नष्ट करना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी दस्तावेज, कागजात या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कंप्यूटर फाइल, ईमेल, मैसेज, वीडियो आदि को जानबूझकर नष्ट करते हैं।
ताकि उसे अदालत में या किसी कानूनी कार्यवाही में सबूत के तौर पर पेश होने से रोका जा सके। मुख्य बातें जो आमतौर पर ऐसी धाराओं में होती हैं: एक, क्या नष्ट किया जाता है? ओ कोई दस्तावेज, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, रसीद, पत्र, रजिस्टर आदि। ओ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे हार्ड ड्राइव पर डेटा, फ़ोन का डेटा, क्लाउड स्टोरेज पर फाइलें, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि। 2, क्यों नष्ट किया जाता है? ओ इस इरादे से कि उसे अदालत में, पुलिस जांच में या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही जैसे किसी आयोग या ट्रिब्यूनल के सामने में सबूत के तौर पर पेश न किया जा सके। ओ यानी व्यक्ति जानता है कि वह दस्तावेज या रिकॉर्ड किसी मामले में महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है और वह उसे जानबूझकर खत्म कर देता है ताकि सच्चाई सामने न आए या खुद को किसी और को बचाया जा सके। 3, किस इरादे से? ओ आमतौर पर धोखाधड़ी के इरादे से या किसी अपराध को छिपाने के इरादे से या न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के इरादे से। सजा संभावित अगर ऐसी धारा हो। इस तरह के अपराधों के लिए आमतौर पर कारावास, जेल की सजा और या जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है, क्योंकि यह न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप और सबूतों से छेड़छाड़ का गंभीर मामला होता है। सजा की अवधि अपराध की गंभीरता और नष्ट किए गए सबूत के महत्व पर निर्भर कर सकती है। संक्षेप में, अगर भारतीय न्याय संहिता में ऐसी धारा है, तो इसका मतलब होगा कि जो कोई भी जानबूझकर कोई कागजात या डिजिटल रिकॉर्ड मिटाता है जिसका इस्तेमाल अदालत में सबूत के तौर पर हो सकता है ताकि उसे पेश होने से रोका जा सके, तो यह एक अपराध होगा। ऐसा करना कानून में हस्तक्षेप और न्याय को बाधित करने जैसा माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा। महत्वपूर्ण नोट: कृपया ध्यान दें कि यह एक सामान्य स्पष्टीकरण है। नई भारतीय न्याय संहिता के अंतिम और आधिकारिक पाठ में इस धारा की सटीक संख्या, भाषा और दंड अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए आपको आधिकारिक कानूनी दस्तावेज या विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। धारा 242 किसी वाद, केस या अभियोजन मुकदमे में कार्यवाही के प्रयोजन से प्रतिरूपण, फॉल्स पर्सनेशन। यह धारा उस अपराध के बारे में है जहां कोई व्यक्ति किसी कानूनी मामले में दूसरा व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी करता है ताकि उस कानूनी कार्यवाही को प्रभावित कर सके। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें: अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करता है, यानी उसकी जगह लेता है, या जानबूझकर किसी और व्यक्ति के होने का ढोंग करता है, चाहे वह व्यक्ति असली में जीवित हो या न हो, और यह सब वह किसी धोखाधड़ी वाले इरादे से करता है, तो यह धारा लागू होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? यह धोखाधड़ी वाला रूप धारण करने का मुख्य उद्देश्य किसी अदालत में चल रहे मुकदमे, वाद या अभियोजन या किसी कानूनी कार्यवाही से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? पहचान की चोरी। कोई व्यक्ति किसी और का आधार कार्ड या पहचान पत्र इस्तेमाल करके खुद को वह व्यक्ति बताता है ताकि वह उस व्यक्ति के नाम पर कोई केस लड़ सके या किसी केस में गवाही दे सके। फर्जी गवाह। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का नाम और पहचान लेकर अदालत में गवाही देने चला जाता है जो असल में मौजूद ही नहीं है या जिसे गवाही देने का अधिकार नहीं है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। किसी और की जगह कोई व्यक्ति बनकर किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, जैसे संपत्ति के कागजात या जमानत के दस्तावेज। जेल से भागने में मदद। कोई अपराधी जेल से छूटने के लिए किसी और की पहचान का इस्तेमाल करता है या कोई व्यक्ति किसी और कैदी की जगह खुद को पेश करता है। सजा क्या है? जो कोई भी ऐसा करेगा उसे 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 242 यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी कार्यवाही जैसे अदालत के मुकदमे या जांच में लोग अपनी असली पहचान बताएं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और की पहचान अपनाकर धोखाधड़ी करता है ताकि कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सके, तो यह एक अपराध है जिसकी सजा 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में धोखाधड़ी और पहचान की हेराफेरी को रोकना है। धारा 243 संपत्ति का कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।
ताकि उसे कुर्क होने या निष्पादन से रोका जा सके। फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। ये धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर और धोखे से अपनी संपत्ति को हटाते या छिपाते हैं, ताकि सरकार या अदालत उसे जब्त न कर सके या किसी कानूनी आदेश के तहत उसे बेच न सके। इसे आसान भाषा में समझते हैं, क्या होता है। कोई भी व्यक्ति एक कपटपूर्वक धोखे से अपनी या किसी और व्यक्ति की संपत्ति को हटाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दो कपटपूर्वक छिपाता है, ऐसी जगह रखता है जहां उसे ढूंढना मुश्किल हो। तीन कपटपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है, अपनी संपत्ति किसी और के नाम कर देता है जबकि असली मकसद उसे बचाना होता है। चार कपटपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति से यह दावा करवाता है कि वह संपत्ति उसकी है, यानी संपत्ति खुद की है लेकिन किसी और से झूठा दावा करवाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इरादा क्या होता है? यह सब इस इरादे से किया जाता है ताकि उस संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त फॉरफिटेड होने से रोका जा सके। जैसे अगर किसी अपराध के संबंध में संपत्ति जब्त की जानी है या उस संपत्ति को किसी अदालत के आदेश के तहत निष्पादन एग्जीक्यूशन से रोका जा सके। निष्पादन का मतलब है कि अदालत के आदेश पर उस संपत्ति को बेचकर किसी को भुगतान करना है, जैसे कर्ज चुकाना या मुआवजे का भुगतान करना। सजा क्या है? जो कोई भी ऐसा करेगा उसे 2 साल तक की कैद या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरण से समझें। जब्ती से बचने के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध किया है और उसे पता है कि उसकी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। वह व्यक्ति अपनी कार या जमीन को अपने दोस्त के नाम कर देता है या कहीं छिपा देता है ताकि सरकार उसे जब्त न कर पाए। कर्ज चुकाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति पर बहुत सारा कर्ज है और अदालत ने उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का आदेश दिया है। वह व्यक्ति अपनी कीमती चीज़ों को घर से हटा देता है या किसी रिश्तेदार के पास छिपा देता है ताकि अदालत के अधिकारी उन्हें ढूंढ न पाएं और बेच न सकें। संक्षेप में, धारा 243 उन लोगों को अपराध मानती है जो कानूनी रूप से अपनी संपत्ति जब्त होने या अदालत के आदेश से बेचे जाने से बचने के लिए धोखे से उसे हटाते, छिपाते या किसी और के नाम कर देते हैं। इसका मकसद सरकार या न्यायपालिका को धोखा देना और कानूनी प्रक्रियाओं से बचना होता है। धारा 244 संपत्ति पर कपटपूर्ण दावा, उसे जब्त होने या कुर्की से बचाने के लिए fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो धोखे से किसी संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं ताकि उस संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त होने, जब्ती या अदालत के आदेश पर कुर्की कब्जे में लेने से बचाया जा सके। सरल शब्दों में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का को अदालत ने सजा सुनाई है और उसकी संपत्ति को जब्त करने या बेचने का आदेश दिया है, या तो क्योंकि उसने कोई अपराध किया है और उसकी संपत्ति जब्त होनी है, या फिर उसने किसी का कर्ज नहीं चुकाया है और उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज वसूलना है। अब का चाहता है कि उसकी संपत्ति जब्त न हो, तो वह क्या करता है? वह धोखे से, कपटपूर्ण तरीके से अपनी ही संपत्ति पर या किसी और की संपत्ति पर जो उसके अपराध या कर्ज से जुड़ी है अपना अधिकार दावा जताता है। इसका मतलब है कि वह झूठ बोलता है कि यह संपत्ति उसकी नहीं है या यह उसकी संपत्ति है और इसे जब्त नहीं किया जा सकता, जबकि उसे पता है कि ऐसा नहीं है। उसका इरादा क्या होता है? उसका इरादा यह होता है कि उस संपत्ति को जब्त होने से रोका जा सके, जैसे कि सरकार ने उसे अपराधी घोषित किया है और उसकी संपत्ति जब्त करनी है। या उसे कुर्की से बचाया जा सके, जैसे अदालत ने आदेश दिया है कि उसका कर्ज चुकाने के लिए उसकी संपत्ति को बेचा जाए। उदाहरण, एक व्यक्ति पर रिश्वतखोरी का आरोप है और सरकार उसकी अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करना चाहती है। वह व्यक्ति झूठ बोलता है कि वह घर उसका नहीं है बल्कि उसके दोस्त का है ताकि घर को जब्त होने से बचाया जा सके। एक व्यक्ति ने बैंक से बड़ा कर्ज लिया और नहीं चुकाया।
अदालत ने उसकी गाड़ी को जब्त करके बेचने का आदेश दिया ताकि कर्ज वसूला जा सके। वह व्यक्ति अदालत में झूठे दस्तावेज पेश करता है कि उसने गाड़ी बहुत पहले ही अपने भाई को बेच दी थी ताकि गाड़ी को जब्त होने से बचाया जा सके। सज्जा: जो कोई ऐसा करता है उसे 2 साल तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 240 ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी आदेशों या अदालती निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धोखे से संपत्ति पर झूठा दावा करके उसे जब्त होने या कुर्की से बचाने की कोशिश न करे। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। धारा 245 धोखाधड़ी से ऐसी डिक्री स्वीकार करना जिसमें देय राशि नहीं है, फ्रॉड्यूलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। ये धारा उन स्थितियों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर और धोखाधड़ी से अपने खिलाफ अदालत का ऐसा आदेश, डिक्री या ऑर्डर पारित होने देता है जिसमें उसे ऐसी रकम या संपत्ति देनी होती है जो वास्तव में देय नहीं है या जितनी देय है उससे अधिक है। मुख्य बातें: कौन करता है? वो कोई भी व्यक्ति। कैसे करता है? वह धोखाधड़ी से यानी बेईमानी के इरादे से अपने खिलाफ कोई डिक्री या आदेश पारित होने देता है या करवाता है। यह ऐसा मुकदमा होता है जो किसी अन्य व्यक्ति, वादी ने उसके खिलाफ दायर किया हो। किसके लिए? ऐसी रकम के लिए जो देय नहीं है, यानी उसे उस व्यक्ति को वास्तव में कुछ भी नहीं देना है, फिर भी वह डिक्री पास होने देता है। जितनी रकम देय है उससे अधिक के लिए, यानी उसे कुछ रकम देनी तो है लेकिन वह जानबूझकर उससे ज्यादा रकम के लिए डिक्री पास होने देता है। किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति के हित के लिए जिस पर उस व्यक्ति का कोई हक नहीं है, यानी वादी का उस संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर कोई कानूनी हक नहीं है, फिर भी आरोपी उसके नाम पर डिक्री पास होने देता है। एक और स्थिति: या कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से अपने खिलाफ किसी डिक्री या आदेश को लागू, एग्जीक्यूट होने देता है या करवाता है जबकि वह डिक्री पहले ही संतुष्ट, सेटिस्फाइड हो चुकी है, यानी उस डिक्री के तहत जो देना था वह पहले ही दिया जा चुका है। या वह किसी ऐसी चीज के लिए डिक्री लागू होने देता है जिसके संबंध में वह पहले ही संतुष्ट हो चुकी है। सजा क्या है? ऐसा करने वाले को 2 साल तक की कैद, साधारण या कठोर हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरण, इलस्ट्रेशन को समझते हैं। ए ने जेड पर मुकदमा किया। मान लीजिए ए ने जेड पर मुकदमा दायर किया है और जेड जानता है कि ए उसके खिलाफ यह मुकदमा जीत सकता है और अदालत जेड के खिलाफ डिक्री पारित कर सकती है। जेड की धोखाधड़ी: जेड ए की डिक्री से बचने के लिए या ए को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर बी के एक मुकदमे में अपने खिलाफ एक बड़ी रकम के लिए फैसला, जजमेंट होने देता है, जबकि बी का जेड पर कोई वास्तविक या वैध दावा नहीं है, यानी जेड को बी को कुछ भी नहीं देना। इरादा क्या है? जेड ऐसा इसलिए करता है ताकि बी या तो अपने लिए या जेड के फायदे के लिए जेड की संपत्ति की बिक्री से मिलने वाली रकम में से हिस्सा ले सके। यह बिक्री ए की डिक्री के तहत हो सकती है। सरल शब्दों में, जीद जानता है कि ए उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है, तो जीद बी के साथ मिलकर नाटक करता है कि उसे बी को बहुत सारा पैसा देना है। बी झूठा मुकदमा करता है और जेद जानबूझकर उस मुकदमे में हार जाता है ताकि बी को एक बड़ी रकम की डिक्री मिल जाए। इस तरह जब ए जेड की संपत्ति बेचता है तो बी को पहले पैसे मिल जाते हैं जो उसे मिलने नहीं चाहिए थे और ए को कम या कुछ नहीं मिलता। परिणाम, जेड ने इस धारा के तहत अपराध किया है। संक्षेप में, धारा 245 उन लोगों को दंडित करती है जो अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी करते हैं। वे जानबूझकर अपने खिलाफ झूठे या बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावों के लिए अदालती आदेश स्वीकार करते हैं या ऐसे आदेशों को लागू होने देते हैं जो पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसका उद्देश्य अक्सर किसी असली लेनदार, जैसे ए उदाहरण में, को नुकसान पहुंचाना या अपनी संपत्ति को गलत तरीके से बचाना होता है।